नमस्कार। स्टडी IQ IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित होनी है। उस परीक्षा का नाम है RO-ARO। ठीक है, जो हमारी परीक्षा होनी है RO-ARO, उसके संबंध में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र एक ऐसा प्रश्न पत्र है, खासकर RO-ARO की दृष्टि से, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनी है, उसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हो और चाहे वो मुख्य परीक्षा को लेकर हो। तो हम उसकी स्ट्रैटेजी ऐसे डिस्कस करेंगे कि क्या करना है हमको, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से हमको पीटी के साथ साथ मेंस क्वालिफाई करके हमको सचिवालय तक पहुंचना है। तो उसी स्ट्रेटजी को लेकर आज मैं डॉक्टर शिव शंकर चौधरी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं हमारे कोर्स प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश RO-ARO प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, इसका जो प्रश्न पत्र है उसको लेके हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हमको करना है और क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी है कि हमारा जो है ना तो प्री रुकने पाए और ना ही हमारा मेंस रुकने पाए। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें ताकि हम एक अच्छे मार्क्स के साथ सचिवालय पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा फोकस होगा वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को लेके होगा। ठीक है, हम लोग दोनों पे डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी क्या है, कैसे आती है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, और मुख्य परीक्षा में हिंदी तो बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाती है। समझ में आया ना? तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हिंदी का पोर्शन है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपसे आयोग क्या क्या पूछता है, उसका सिलेबस क्या है, उसको हमको किस तरीके से करना है। जैसे सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं वहां का जो सिलेबस है और सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब यह है कि जीएस में जो पोर्शन दे दिया गया वहां डिसाइड नहीं किया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सामान्य हिंदी एक ऐसा प्रश्न पत्र आपका रहेगा जहां पर आपसे क्या किया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक केवल पूछे जाएंगे और 6 टॉपिक में आपका डिसाइड है कि प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न रहेगा और इन 6 टॉपिकों से टोटल कितना आएगा, 60 प्रश्न आएगा, 60 प्रश्न आएगा। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 1 नंबर का होगा। तो ये 60 प्रश्न जो आएगा, हमारा टारगेट क्या है कि आप जो है इसमें 55 प्लस कम से कम करके आए। जब तक इतना नहीं करेंगे आप, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि 55 प्लस जो है, ये जो हमारा टारगेट होगा कि हमको जो है सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में कम से कम 55 प्लस करना है। तो वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं और उनको कैसे हमको पढ़ना है, वो चीजें हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो विलोम का। ठीक, दूसरा टॉपिक जो आपका रहेगा वो होगा विशेषण विशेष्य का। तीसरा टॉपिक आपका है पर्यायवाची का। चौथा टॉपिक जो रहेगा आपका तद्भव तत्सम का। पांचवा टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका शुद्ध और अशुद्ध का। और छठा टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक आयोग द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि आपको ये 6 टॉपिक से ही प्रत्येक से कितना कितना रहेगा, ये प्रत्येक से आपसे 10-10 प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जाएगा। समझ में आया ना? प्रत्येक से आपसे कितना प्रश्न रहेगा, ये 10-10 प्रश्न आपसे प्रत्येक टॉपिक से आयोग पूछेगा।
तो एक तरह से ये कहा जाए कि आपको जो भी पढ़ना है वो सॉलिड पढ़ना है, कि पहले से डिसाइड है, कि ये नहीं कि आप किसी एक पोर्शन को ज्यादा लेके चलें या एक पोर्शन को कम लेके चलें तो आप कवर कर ले जाएंगे। आपको सबको बराबर से महत्व देना होगा, क्योंकि सब पे क्या है 10-10 प्रश्न सबसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पे एक प्रश्न आ रहा है और किसी से ज्यादा आ रहा है। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो 3 पार्ट है, कभी प्राचीन से, कभी मेडुअल से, और कम ज्यादा का रेशियो रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा हमारी पूछी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन यहां पर आपको 6 टॉपिक पे क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। अब इनको करना कैसे है, मेरा जो मानना है या मेरा अभी तक का जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि बच्चे रटते हैं। हिंदी रटने का विषय नहीं है, हिंदी अपनाने का विषय है। हिंदी को समझना है, हिंदी को रटना नहीं है। हम लोग हिंदी बोलते हैं और वही हमको एग्जाम देना है। अब चूंकि हमको पढ़ना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, खासकर उच्चारण में। जो हमारे माध्यम से जो भी हम बोलते हैं वो बचपन से जो हमने सीखा है उसमें हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत से गलत शब्दों का उच्चारण हम लोग गलत करते हैं। और जब हम उच्चारण उसका गलत करते हैं तो हमसे क्या होता है कि लेखन में भी हम वो गलतियां कर बैठते हैं जो हम जिस चीज का उच्चारण करते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे, उसमें किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है और कैसे करना है वो चीज हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि जो विलोम आपको पढ़ना है उसमें ध्यान क्या रखना है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम लोग उसको किस तरीके से करेंगे। तो विलोम में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि विलोम जो आप करेंगे उसमें जो है 2 चीजें हम लोग कराएंगे। एक तो आपसे जो है संपूर्ण टॉपिक का जो क्या किया जाएगा वो विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, विश्लेषण हम करेंगे। और विश्लेषण करने के उपरांत क्या करेंगे हम लोग, उस पे कुछ जो है प्रश्नों का अभ्यास, खासकर जो पिछले साल उससे रिलेटेड आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से उनको हमको सॉल्व करना है। और कुछ नए क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको कैसे करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है कि विलोम करने के समय हमको एक चीज ये ध्यान देना होता है कि जो परस्पर शब्द एक दूसरे का विलोम है उसको करते वक्त आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात क्या है कि उनकी जो व्याकरणिक कोटि होगी वो समान होनी चाहिए। व्याकरणिक कोटि का मतलब क्या है कि अगर कोई शब्द, अर्थात मान लीजिए ये शब्द इधर है और इधर उसका क्या है, विलोम दिया गया है। ठीक, अगर कोई शब्द की, किसी शब्द की व्याकरणिक कोटि तद्भव है, अर्थात वह शब्द तद्भव कोटि का है, तद्भव शब्द है, तो उसका विलोम भी किस कोटि में ही होगा, तद्भव में ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका विलोम आप तत्सम में कर दें तो वो गलत हो जाएगा। अगर शब्द तत्सम है तो उसको हमको क्या करना है, तत्सम में ही करना है। मतलब अगर जिस शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है वो अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम आप क्या करेंगे, तत्सम करेंगे। अगर शब्द जो दिया गया है वो संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा, संज्ञा शब्द ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप संज्ञा पूछा गया तो आप उसका विशेषण कर दीजिए, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और अगर विशेषण दिया गया है, शब्द की व्याकरणिक कोटि किसकी है, विशेषण की है, तो यहां भी उसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, वो भी विशेषण कोटि का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लीजिए, अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। जो नियम बने हैं, जो कि सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये व्याकरणिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण के नियमों का आपको पालन करना। जीएस का प्रश्न पत्र हम लोग हिंदी में माध्यम से जब लिखते हैं तो वहां पर व्याकरणिक नियमों का उतना पालन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हिंदी का प्रश्न पत्र हम करेंगे तो वहां पर आपको व्याकरणिक नियमों के अनुसार चलना होगा, अन्यथा आपको नंबर कम मिलेगा और आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो अभी से उन चीजों को आदत में बनाइए। अगर अभी तक आप नहीं करते आए हैं तो स्टडी IQ IAS के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और उन चीजों को करते रहिए। तो विलोम में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब विलोम के
अतिरिक्त जब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं तो उसमें एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं जो केवल पीटी में है, मेंस में नहीं है। इन 6 पोर्शनों में से एक पोर्शन ऐसा है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में केवल है, मुख्य परीक्षा में नहीं है। क्योंकि जो ये 6 टॉपिक हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, इसमें से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा में भी हैं। किसमें है? आपकी मुख्य परीक्षा में भी ये 5 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिकों में से 5 टॉपिक। कौन सा टॉपिक बाहर हो रहा है? आपका बाहर हो रहा पर्यायवाची। पर्यायवाची केवल जो है ये किसमें है? आपकी प्रारंभिक परीक्षा में है। कहां पे है? प्रारंभिक परीक्षा में है। और पर्यायवाची लोगों के लिए क्या है? ये लोग बच्चे बताते हैं कि सर ये बहुत जटिल है, हमको तैयार नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा शब्द हैं। तो उसका एकमात्र कारण क्या है? उस जटिलता के पीछे का कारण क्या है? कि बच्चे रटते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है कि किसी शब्द के पीछे जो उसका पर्याय बन रहा है या उस शब्द का पर्याय जो निर्मित किया गया है विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न लेखकों द्वारा, वो किस अर्थ में निर्मित किया गया है। अगर कुछ सावधानियां हम बरत लें तो हमारे पर्यायवाची शब्द जो बहुत ज्यादा हैं वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे। और कभी कभी क्या ऐसा होगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक ऐसे विकल्प मिल जाए जो ना पता होते हुए भी, ना पढ़ा हुआ होते हुए भी आप उसके अगर उस ढंग से उसको व्याख्यायित कर ले जाए, उसके अर्थ को तोड़ ले जाएं, तो क्या होगा? आपको पर्यायवाची आसानी से मिल जाएगी। तो उसी पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको पर्यायवाची करनी है। तो पर्यायवाची करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो आपको रटाने की नहीं होगी, वो आपको समझाने की होगी। चीजों को समझना होगा तभी हम कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा है ये। छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उन्हीं छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दे देंगे हम तो पर्यायवाची हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जैसे हम अगर एक शब्द ले लें, एक वर्ण है हमारा वर्णमाला का ज, ठीक। अब ज का एक सिंपल सा, एक साधारण शब्दों में अर्थ जब हम निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है जन्म लेना या फिर उत्पन्न होना। जन्म लेना और उत्पन्न होना, ठीक है। अब ये शब्द, ये वर्ड जो है किसी भी शब्द के अंत में जब भी लगेगा तो ये दिखाएगा कि वो उस शब्द का अर्थ जो है उससे वो उत्पन्न हुआ है, और उसी से हम क्या करेंगे? उसका पर्याय निकाल लेंगे। जैसे अब जल किसका पर्याय है? पानी का है। अब इसी के साथ हमने लगा दिया जा। अब ये जलज, जल में जन्म लेना या जल से उत्पन्न होना, तो ये किसका पर्याय बन जाता है? कमल का, ठीक। कमल का पर्याय बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ये कह दें कि द्विज, अगर हम द्विज कह रहे हैं तो इसमें भी क्या लगा है? इसमें भी आपका जा लगा है। ऐसा नहीं कि आप उसको कह देंगे कि जा नहीं लगा है वहां पर, तो यहां पर भी क्या है? आपका जा लगा हुआ है। तो यहां पे द्वि का मतलब है 2 बार और जा का मतलब है जन्म लेना। तो जो भी चीजें 2 बार जन्म लेंगी वो द्विज के पर्याय होंगे। जैसे आपका दांत हो गया, इसको भी क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। क्योंकि दांत 2 बार, एक बार जब बच्चे के प्रारंभिक आयु में जो है दांत आते हैं, फिर उसके बाद टूट के दोबारा आते हैं, कहते हैं दूध का दांत टूट गया। तो वो दांत 2 बार जन्म ले रहा है, एक बार टूट रहा है फिर आ रहा है, तो दांत को द्विज कहते हैं। पक्षी को भी क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। पक्षी एक बार अंडे के रूप में आता है, एक बार अंडे से आता है, 2 बार उसका होता है। ब्राह्मण को भी क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण कहा जाता है कि जन्म के समय जो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेता है वो ब्राह्मण नहीं होता जब तक उसका उपनयन संस्कार था, जनेऊ संस्कार नहीं होता है, तो उसका भी जन्म क्या होता है? 2 बार होता है। तो इस प्रकार से जा शब्द जहां भी लगेगा वो क्या बताएगा? कि वो उससे उसका जन्म हो रहा है, उससे वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अगर यही जा आपका आ की मात्रा के साथ आ रहा है तो ये किसको बताएगा? ये स्त्रीलिंग को बताएगा। मतलब एक ऐसा शब्द निर्मित होगा जो स्त्रीलिंग की तरफ जाएगा। उस शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे
भूमि पृथ्वी का पर्याय है और इसमें अगर जा लगा दिया जाता है तो क्या बन गया, भूमिजा बन गया। अब भूमि से जो उत्पन्न हुई हो, अब यहां उत्पन्न होना या जन्म लेना ये पुल्लिंग के शब्द अर्थ में नहीं आएगा, ये अब स्त्रीलिंग के शब्द के अर्थ में आएगा कि जो जिनका जन्म भूमि से हुआ हो। ठीक, वो कौन थी, तो भूमिजा किसका पर्याय हो जाता है, सीता जी का। उर्विजा, भूमिजा, ठीक है। उर्वी किसका पर्याय है, उर्वी भूमि का है, पृथ्वी का है, और जा लग गया तो वो भी क्या हो जाएगा, सीता का पर्याय हो जाएगा। तो ये जा इस तरह से जहां लगेगा वो इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो पर्यायवाची पर हम डिटेल करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन से शब्द इससे निर्मित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ध्यान दें तो एक शब्द है अरि, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं रिपु, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इनका अर्थ क्या होता है, शत्रु। अरि या रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। अगर ये शब्द किसी शब्द के साथ लगकर आ रहा है तो अर्थ वो क्या करेगा, उसके शत्रु के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, ये अरि कहीं कहीं जो है आर्य भी मिल जाता है आपको, ठीक, अरि या आर्य भी मिल जाएगा। तो ये शब्द जहां भी लग के आएगा वहां क्या होगा, वो उसके शत्रु की बात की जाएगी। अब एक शब्द हम लोग लेते हैं मृग, किसका पर्याय है, हिरण का है, सब लोग को पता है। अब इसी के साथ अगर आर्य हम जोड़ दें, अगर आर्य हम जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, मृगारी बनेगा। अब मृगारी शब्द जो निर्मित हुआ, अब इसका मतलब क्या है कि मृग का शत्रु, ये जो पर्याय बनेगा मृगारी, ये शब्द जो निर्मित होगा वो किसका पर्याय होगा, उसका होगा जो मृग का शत्रु होगा। मृग का शत्रु कौन होता है, शेर। तो मृगारी किसका पर्याय हो जाएगा, शेर का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें शक्र धन आर्य, शब्द क्या बना, शक्रारी। अब शक्र किसका पर्याय है, यहां पर ये इंद्र का पर्याय है, किसका है, इंद्र का है। तो यहां कहा जा रहा है क्या, इंद्र का शत्रु। इंद्र के किसकी बात की जा रही है, इंद्र के शत्रु की बात की जा रही है। तो शक्रारी किसका पर्याय होगा, ये पर्याय होगा आपका मेघनाद का। समझ में आया ना। तो ये शब्दों को हमको पकड़ के चलना है, तब हमारी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, हमारी पर्यायवाची बहुत कम हो जाएगी। और पर्यायवाची इस तरह से हम कराएंगे आपको कि पर्यायवाची आपकी 10 क्वेश्चन जो पर्यायवाची के आएंगे वो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो शब्दों को समझते अगर चलेंगे हम। अब एक है कर, एक शब्द है चर, ठीक, या चल कह लेते हैं। अब कर का मतलब क्या होता है, करने वाला, और चर का मतलब होता है या चल का मतलब होता है चलना। तो अब ये शब्द जहां भी आएगा, अगर कर आ रहा है, एक शब्द है निशाकर और एक शब्द है निशाचर। शब्दों की मिलती जुलती कोटि पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हड़बड़ाहट में एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है, हमसे हड़बड़ाहट में क्या होती है, शब्द पढ़ने में हमसे गलती हो जाती है और हम क्या करते हैं, गलत विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। तो पहला कह रहा निशाकर और दूसरा कह रहा निशाचर। तो अगर कर और चर में अंतर हमको पता है तो निशाकर का मतलब क्या है, निशा किसका पर्याय है, रात्रि का है, अर्थात रात्रि को करने वाला। तो ये किसका पर्याय बनता है, ये चंद्रमा का बनता है, ठीक। लेकिन दूसरे की बात जब हम कहते हैं तो कह रहा है निशाचर, मतलब रात में चलने वाला। तो रात में कौन चलता है, असुर चलता है, असुर का पर्याय हो जाएगा, चोर का पर्याय हो जाएगा, ठीक। और भी निशाचर जो जानवर है उनका पर्याय हो जाएगा ये। तो इस तरह से अर्थ भेद के माध्यम से अगर हम करेंगे पर्यायवाची, तो पर्यायवाची हमारी कभी गलत नहीं होने पाएगी। और अगर बाय द वे कभी हम जो है कुछ ऐसे शब्दों को जो है अगर ध्यान में रख लें, तो
तो हमसे क्या होगा, अगर हम कम भी पढ़े रहेंगे या हमारे जहन में नहीं आ रहा है या रिवीजन से हमारा कुछ छूट गया है, तो वहां पर शब्दों को तोड़ के हम निकाल सकते हैं। ठीक, दा जो वर्ण है इसका मतलब है देना, या जिसके भी साथ लगेगा उसके अर्थ में क्या आएगा, देने वाला। अब एक शब्द है श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। ठीक, अब जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, श्रीद, अर्थात लक्ष्मी देने वाला। तो लक्ष्मी देने वाले की जब हम बात करते हैं तो ये किसका पर्याय बन के आता है, ये आता है कुबेर का पर्याय बन के। कुबेर क्या करते हैं, लक्ष्मी देने वाले हैं। इसी दा से अगर हम कहते हैं जलद, जल को देने वाला, तो जल कौन देता है, बादल देता है। तो जलद किसका हो जाएगा, बादल का पर्याय हो जाएगा, क्योंकि जल को देने का काम कौन कर रहा है, बादल कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग पर्यायवाची को करेंगे कि पर्याय को करने में हमको मजा आए, ये नहीं कि बोरिंग सा लगे कि हमको रटना है। एक तरफ से रटने वाला काम नहीं करना है, आपको शब्दों को समझना है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम तोड़ ले जाएंगे, उसके अर्थभेद को समझ ले जाएंगे, तो हमारी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, उनके शब्दों की संख्या कम हो जाएगी। तीसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण हमारा है वो है तद्भव और तत्सम का। तद्भव और तत्सम को लेके जो एक मार्केट में भेद बना हुआ है कि लोग, बहुत से टीचर को मैंने पढ़ाते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन, कई बच्चे इस तरह से कंप्लेन भी लेके आते हैं कि सर उन्होंने तो ऐसा पढ़ाया था। उनका मानना होता है कि जिनको जानकारी नहीं है खासकर, कि इसमें से तद्भव शब्द जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं और तत्सम शब्द शुद्ध होते हैं। तो इन शब्दों के भेद का निर्धारण वो क्या करते हैं, शुद्धता और अशुद्धता से कर बैठते हैं, जबकि ये सरासर क्या है, गलत धारणा है। इसमें आपको नहीं पढ़ना है कि कोई यहाँ पर शुद्ध है और कोई यहाँ पर अशुद्ध है। तो तद्भव और तत्सम शुद्धता और अशुद्धता का विषय ही नहीं है। अगर शुद्धता अशुद्धता का विषय होता तो शुद्ध अशुद्ध आपसे अलग से वो ना पूछता, इसी में पूछ लेता। तो तद्भव और तत्सम की जो कोटियां हैं, ये शब्द निर्माण की कोटियां हैं। कुछ शब्द हमारे तद्भव कोटि के हैं, कुछ शब्द हमारे तत्सम कोटि के हैं, और कुछ शब्दों के क्या है, तद्भव और तत्सम दोनों हमको मिलते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें से एक गलत है एक सही, दोनों सही है। प्रयोग की दृष्टि से उनका अलग अलग प्रसंगों में प्रयोग होता है। तो वो प्रयोग कैसे होता है, कहां पे तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा, कहां पर तद्भव शब्दों का प्रयोग होगा, कौन सा क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम इसके अर्थ भेद पर जाते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है तद और भव। क्या है, तद और भव। यहां तद का तात्पर्य क्या है, तद का अर्थ होता है उससे, और उससे का तात्पर्य जो यहां पर निकल के आता है वो क्या है, संस्कृत है। संस्कृत जो हमारी प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा है, क्या है, संस्कृत। और भव का मतलब है उत्पन्न। भव का मतलब क्या है, उत्पन्न। अब तद्भव का मतलब क्या है कि संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न हुई। अब संस्कृत से उत्पन्न का मतलब क्या है कि ये जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया हुई थी, कि जब संस्कृत के बाद ये शब्द क्या हुए, हमारे संस्कृत के बाद क्या हुआ कि शब्द वो कहां पहुंचा, पाली भाषा में पहुंचा। फिर वो शब्द कहां पहुंचा, प्राकृत भाषा में पहुंचा। फिर वो शब्द कहां पहुंचा, अपभ्रंश भाषा में पहुंचा। उसके बाद उससे होते हुए ये कहां पे आया, हिंदी में। तो जब इतनी दूर की यात्रा उसने तय की, तब संभव है कि उसमें कुछ परिवर्तन उसके उच्चारण को लेकर आ गया। ठीक, जैसे संस्कृत में अगर जो पितृ था
संस्कृत में जो पितृ था वो इस प्रक्रिया से गुजरते हुए क्या बन गया, आज वो पिता बन गया। अब पितृ और पिता में शुद्ध और अशुद्ध की कोई बात ही नहीं है कि पितृ शुद्ध है और पिता अशुद्ध है। ऐसा सोचना भी हिंदी के लिए जो है बहुत अपमानजनक होगा, क्योंकि तद्भव और तत्सम जो है हमारे शब्द भंडार के विशेष जो है, ये शब्द निर्माण की विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इनसे बहुत से शब्दों का निर्माण होता है, ये हमारे शब्द भंडार को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि एक इसमें से शुद्ध है एक अशुद्ध है। तो ये तो हो गई तद्भव की बात कि जो संस्कृत से उत्पन्न होकर पाली प्रकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए, तो उनमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया और हिंदी ने उसको ग्रहण कर लिया। दूसरी चीज जो है, जब हम तत्सम की बात करते हैं तो इसमें जब देखते हैं तो कहते हैं तत् धन सम। क्या कहते हैं, तत् धन सम, मतलब उसके समान। तत् मतलब उसके, अब सम का मतलब क्या है यहां पर, समान। अब समान का मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। अब वे शब्द जो संस्कृत में जिस तरीके से संस्कृत में यूज होते थे उन्हीं की तरीके से क्या हुआ, हिंदी में उन्हीं के समान हिंदी में भी संस्कृत में भी यूज होने लगे। उसके समान ही, संस्कृत के समान ही कहां यूज होने लगे, हिंदी में यूज होने लगे। वही शब्द क्या कहलाए, वो शब्द तत्सम कहलाए। तो यहां पर शुद्ध अशुद्ध का मैटर ही नहीं है। जब हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी आयोग द्वारा जो प्रश्नों की कोटि होती है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछ लेता है कि दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है या तद्भव शब्द कौन सा है। तो कभी कभी वो क्या करता है, ये नहीं देता है कि इसका तत्सम क्या होगा या इसका तद्भव क्या होगा। वो 4 विकल्प दे देगा, 4 शब्द दे देगा और आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन सा तद्भव है या कौन सा तत्सम है। तो उस प्रक्रिया में, उस कोटि के प्रश्नों में हम जो प्रक्रिया अपनाएंगे कि क्या हम ऐसा करें कि वो हमको समझ में आ जाए कि ये इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा और तत्सम शब्द कौन सा। वो जब डिटेलिंग हम लोग करेंगे तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा है वो आपका है विशेषण और विशेष्य का। विशेषण और विशेष्य का है। इसमें जितने भी तरीके के आप हिंदी के प्रश्नों को देख रहे हैं या फिर 6 पोर्शन जो हमको आरओ में करने हैं, उनमें विशेषण विशेष्य का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो इसके 10 प्रश्न आएंगे, वो लगभग 10 प्रकार के रहेंगे। सबसे ज्यादा वैरायटी के प्रश्न आपको अगर किसी चैप्टर में मिलेंगे या किसी पोर्शन में आयोग द्वारा सम्मिलित किया जाएगा तो वो यही चैप्टर है। बच्चे इससे कहते हैं कि सर विशेषण विशेष्य समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। वो इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से ऐसे हम लोग चलते चलते खेल खेल में इस तरह से विशेषण विशेष्य करना सीख जाएंगे कि आपको किसी प्रकार की वाक्य दे देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं, कैसे करेंगे वो सब 4 चीजें नहीं आएंगी। तो सबसे ज्यादा जो इसमें आपको करना है, सबसे पहले चीज तो ये समझ लेना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। ठीक, विशेषण कहते किसे हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक, और जो विशेषता बताए। 2 चीजें होती हैं कि एक शब्द है जो विशेषता बता रहा है और एक शब्द है जिसकी बताई जा रही है। तो जो बताएगा, जो बताएगा क्या, विशेषता, वो क्या होगा, विशेषण होगा। और जिसकी बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक, जैसे अगर हम कह रहे हैं काला घोड़ा, अब कह रहा है काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या है, काला होना,
जो बता रहा है विशेषता कौन बता रहा है? काला बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जा रहा है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो घोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अब इनकी कोटियां अलग अलग हैं, विशेषण के प्रकार हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, गुणवाची विशेषण क्या है, संख्यावाची विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेषण विशेष्य के संबंध क्या है, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है, सारी चीजें वो चीज देखेंगे। विशेषणों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया किस विधि से उनका निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि कोई भी वाक्य दे देगा आपसे और ये पूछ लेगा आपसे कि दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, तो उनको काउंट कैसे करना है, किस प्रकार से आपको उनको गिनना है कि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। शब्द आपसे पूछ लिया जाता है कि दे देगा कि धुंधला किस प्रकार का विशेषण है, तो आप जब तक उसकी कोटि को नहीं पढ़े रहेंगे, उसकी कोटि को समझे नहीं रहेंगे कि धुंधला किस कोटि में आएगा, तब अब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि धुंधला गुणवाची विशेषण है। क्या है? गुणवाची विशेषण है। तो आपको उसके प्रकारों को कैसे उसको करना है, किस तरह से आयोग किन चीजों को मानता है। जैसे बहुत सी किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन जो आयोग जिन प्रश्नों को सही मान रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अन्यथा की दशा में अगर उस तरह का कोई प्रश्न आ रहा है तो क्या होगा, हमसे गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। विशेषण विशेष्य के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या? शुद्ध अशुद्ध का। किसका होगा? शुद्ध अशुद्ध। एक टॉपिक ये भी आयोग द्वारा सम्मिलित किया गया है और ये हिंदी की दृष्टि से ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्या है? ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस पे आपका कमांड बन गया तो हिंदी में अधिकतम नंबर आप लेके आएंगे। ये केवल यहाँ 10 प्रश्नों की बात नहीं हो रही है कि आप पीटी में 10 कर लेंगे और 6 प्रश्न आप मेंस में कर लेंगे, तो उस चीज की बात यहाँ पर नहीं हो रही। ये बात हो रही है संपूर्ण हिंदी सिलेबस की, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो या मुख्य परीक्षा को। इवन ऐसे भी जब आप लिखेंगे तो वहां पर भी इसका काम आएगा, क्योंकि जब तक आप शुद्धता नहीं लेके आएंगे अपने लेखन में, तब तक क्या होगा, आपका नंबर सही लिखने के बावजूद भी कटता रहेगा। आप लिखते सही हैं लेकिन उसकी वर्तनी गलत करके आ रहे हैं, वाक्य विन्यास आप गलत करके आ रहे हैं, तो आपका नंबर कटना तय है। और इसी चीज को हमको इसके तहत पढ़ना है कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ वर्तनियां पूछी जाएंगी और कुछ वाक्य होंगे। मुख्य परीक्षा में भी वो चीजें आएंगी, तो उस तरह से उसमें आपको डिस्कस देखना रहेगा। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको करना है। तो जो शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक है, इसमें हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना होगा कि कैसे अपने शब्दों को हम शुद्ध करें। जो अशुद्धता हमारे लेखन में है उसको किस प्रकार से हम दूर करें। उसको दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है उच्चारण। किसी शब्द का जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, उसको शुद्ध ढंग से उच्चारित नहीं करेंगे, तब तक लेखन में आपकी शुद्धता नहीं आएगी। उस शुद्धता को लाने के लिए जरूरी है कि आप क्या करिए, शब्दों का उच्चारण आज से ही सही कर लीजिए। अगर चाहते हैं आरओ एआरओ में सिलेक्शन, तो उच्चारण पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत क्या आएगी वो हम आपको दिखाते हैं। कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं, जैसे एक शब्द है कुमकुम, अक्सर यूज करते हैं, पूजा पाठ की सामग्रियों में यूज होता है, तिलक लगाने में यूज होता है। हम लोग कह देते हैं कुमकुम लाना है, कुमकुम का यूज करना है, कुमकुम का प्रयोग करना है, कुमकुम का तिलक लगाना है। अब उच्चारण इसका हम क्या कर रहे हैं, कुमकुम, और इसीलिए हम लिख क्या रहे हैं, इसको कुमकुम लिख रहे हैं, जबकि ये क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत है। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। लिखना क्या है, इसका शुद्ध रूप जो होगा, उसका शुद्ध रूप होता है कुमकुम। शुद्ध रूप क्या होता है, कुमकुम होता है, ना कि कुमकुम। तो ये अगर आप करके आ रहे हैं
तो आपका गलत हो जाएगा। कहीं पर लिखने में, कहीं पर ऑप्शन में, कहीं पर विकल्प में अगर इस तरह का चीज मिल रहा है आपको, तो उससे आपको बचना है। आपको शुद्ध जो चीजें हैं उस पर ध्यान देना है। एक प्रत्यय है, इक प्रत्यय, जो हिंदी में काफी ज्यादा प्रयोग होता है और इससे शब्द के निर्माण जो होते हैं वो भी जो है आयोग बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत सारे लोग असावधानी बरतते हैं और कुछ शब्दों को क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं, उसको उसके लेखनी में, उसको पढ़ने में वो गलत करते हैं। अब इस शब्द का जो व्याकरणिक नियम है उसको थोड़ा सा हम अगर ध्यान दे दें तो इसमें समस्या नहीं आएगी। अगर कहीं पर भी कोई किसी शब्द के साथ इक प्रत्यय लग रहा है, ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी शब्द के साथ इक प्रत्यय लग के आ रहा है तो उसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद को क्या करेगा, वो दीर्घ कर देगा और लास्ट में अंत में क्या होगा, अंत में इक जुड़ जाएगा। क्या होगा, अंत में इक जुड़ जाएगा। अब करना कैसे है इसको, जैसे कि हमने क्या लिखा, समाज, अब इसमें हमने जोड़ा इक, ठीक। अब जब इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा, यहां दीर्घ हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और इक इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सामाजिक हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सामाजिक। इसी इक प्रत्यय के नियम से हमारे तमाम शब्द बने हैं। धार्मिक, आर्थिक, अब इनका अगर विश्लेषण करें हम तो धर्म, धन, इक, धार्मिक बना, अर्थ, धन, इक, आर्थिक बना। समझ में आया ना। तो इस तरह से इक प्रत्यय वाले जो शब्द हैं उन पे हमको विशेष ध्यान देना है। एक शब्द और हम थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे कि जैसे जब हम कभी अगर आपसे ये कहें कि चमत्कारिक शब्द एक उच्चारित हम कर रहे हैं, चमत्कारिक। अब ये अगर बहुत से बच्चों से ये पूछा जाए कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो ये ज्यादातर बच्चे क्या बताएंगे कि सर ये शुद्ध है। क्यों बताएंगे, क्योंकि ना तो इनको इक प्रत्यय का ज्ञान है कि उससे किस प्रकार से परिवर्तन होगा, और ना तो इसके उच्चारण पर वो ध्यान देते हैं कि इक प्रत्यय लगेगा तो प्रथम पद को हमको दीर्घ करके उच्चारित करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अशुद्ध हो जाएगा। नियम से अगर चलेंगे तो चमत्कार जो मूल शब्द है, इसमें जब हम क्या लगाते हैं, इक प्रत्यय लगाते हैं, तो ये क्या बनेगा, पहला पद क्या होगा, दीर्घ होगा और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा क्या, चमत्कारिक। तो शब्दों की कोटियों पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से कौन सा शब्द निर्मित हुआ, उपसर्ग लगाने से, प्रत्यय लगाने से किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन आ रहा है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो आप ऐसे पढ़ते रह जाएंगे और गलत करके आएंगे। अब जैसे एक शब्द बहुत ज्यादा वो भी गलत करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको उस शब्द की जानकारी नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर एक शब्द ऐसा लिख दिया गया है तो इससे इसी तरीके के जितने शब्द आएंगे वो क्या होंगे, वो उसी तरीके से निर्मित होंगे। जैसे शब्द है उज्जवल, ठीक। अब एक शब्द इसी के साथ आयोग और पूछता है, समुज्ज्वल, और एक शब्द और अक्सर इसी के परिप्रेक्ष्य में पूछता है, प्रज्वल। अब ये जो दोनों शब्द हैं, इसमें जो ये वाला शब्द है उज्जवल, ये शुद्ध है। आयोग क्या कर देगा आपको, वो यहां पर एक जा पूरा दे देगा, एक जा आधा देगा, तो उससे कंफ्यूजन से आपको दूर रहना है। दोनों डबल जा आधा रहेगा, दो जा प्रयोग होंगे यहां पर और दोनों आधा प्रयोग होंगे। और उज्जवल से ही क्या होगा, समुज्जवल शब्द का निर्माण होगा, अर्थात सम धन उज्जवल।
ठीक है। समधन उज्ज्वल तो क्या बन जाएगा, ये समुज्ज्वल बन जाएगा। लेकिन जब हम प्रज्वल की तरफ आते हैं तो आयोग इसी पैटर्न पे इसको क्या कर देता है, आयोग ये शब्द आपको देके कंफ्यूज कर देता है कि आप इसको भी समुज्ज्वल की भांति और उज्ज्वल की भांति सही करें, और प्रज्वल को क्या कर देते हैं आप, डबल जा वाला टिक कर देते हैं। जबकि प्रज्वल शब्द का जो निर्माण हुआ है वो प्रा उपसर्ग के साथ ज्वल शब्द लगाने से बना है। ज्वल में डबल जा नहीं होता है, इसलिए जो निर्माण प्रक्रिया शब्द की है उपसर्ग वाली, उसमें जब प्रा में ज्वल लगेगा तो विकल्प आपका कौन सा सही रहेगा, सिंगल आधा जा वाला, ना कि डबल आधा जा वाला। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से वो निर्मित हुए हैं, किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, किस शब्द का उच्चारण कैसे करना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगला जो हमको देखना है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति रहेगी आपसे, या तो कोई शब्द दे दिया जाएगा, नीचे 4 वाक्यांश रहेंगे, पूछ लेगा कि इसका वाक्यांश क्या होगा, या फिर कोई वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका जो है शब्द क्या होगा। समझ में आया ना। तो इसकी प्रश्नों की प्रकृति जो है उसको थोड़ा सा आपको जो समझने वाली चीजें हैं उसको समझाया जाएगा, और जो आपको याद करना होगा उसका मैटर प्रोवाइड करा के आपको टेस्ट के माध्यम से वो आपको अपना स्वयं का आकलन करने के मौका मिलेगा कि आप किस हद तक उसको सही कर पा रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है एक तरीके से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम मेंस मुख्य परीक्षा देंगे तो वहां पर जो गद्यांश वाला पोर्शन आएगा या फिर हम निबंध जब लिखेंगे तो वहां पर भी इनका प्रयोग करना हमको सीखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो गागर में सागर भरने का काम कर सकती है, आपकी लेखनी में 4 चांद लगा सकती है। कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आप पकड़ बनाइए। बहुत बड़े वाक्य को क्या करता है, ये छोटे से एक शब्द में परिवर्तित कर देता है। तो उन चीजों पर हमको थोड़ा सा पकड़ बनानी होगी। तो इस तरह से ये प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है जिसमें से आपको 60 प्रश्न करने हैं, टोटल सारे प्रश्न क्या होंगे, 1 नंबर के होंगे। इसमें से जो एक पोर्शन आपका है पर्याय वाला या पर्यायवाची जिसको हम कह सकते हैं, ये पोर्शन आपका केवल प्रारंभिक परीक्षा में है, ये मुख्य परीक्षा में नहीं है। केवल किसमें है, प्रारंभिक में है, मुख्य में नहीं है। ठीक, बाकी 5 पोर्शन जो है वो जो 5 पोर्शन है उसके प्रत्येक पोर्शन से कितना रहेगा, 6-6 प्रश्न रहेगा, और ये टोटल 30 प्रश्न आएगा जो रहेगा कितना, 2 नंबर का, और ये फिर से आपका 60 नंबर हो जाएगा। जीएस का 120 प्रश्न ही रहेगा 1-1 नंबर का, लेकिन हिंदी का जो 30 प्रश्न आएगा वो 2-2 नंबर का रहेगा। तो ज्यादा अच्छा है आपको नंबर स्कोर करने में, आप नंबर यहां से ज्यादा गेन कर सकते हैं कि 30 करके आप 60 ला सकते हैं, वहां 60 करके 60 आएगा, लेकिन हिंदी 30 करके आपको 60 मिल जाएगा। तो ये तो आपका वस्तुनिष्ठ का पैटर्न रहा कि किस तरीके से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आपको जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएंगे, विकल्प जिनमें आपको दिया रहेगा, जिन पे आपको लिखना नहीं है, विकल्प को चूज करके आपको ओएमआर सीट पर क्या करना है, भरना रहेगा, उस टाइप के प्रश्न रहे हैं ये। अब इसके अतिरिक्त जो हमारा लेखन का कार्य है, जो खासकर किसका रहेगा, हमारी मुख्य परीक्षा का रहेगा, उसका जो पैटर्न है आयोग का, उस पर थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप लिखना नहीं जान रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के टेस्टों को आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर आपके लेखनी का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, उसको कायदे से चेक किया जाएगा, गलतियां क्या हैं उसका भी डिस्कस किया जाएगा, किस प्रकार से कॉमन गलतियां जो करते हैं बच्चे ना, वो लगभग सब में बराबर होती है। कोई ये नहीं कि हम कोई बच्चा किसी दूसरे ग्रह से आया है कि वो अलग टाइप की गलती करेगा, वो सब मिली जुली लगभग एक ही तरीके की, नियर अबाउट सबकी गलतियां उसी तरीके की रहती हैं, तो उनको सबसे पहले दूर करना होगा। तो जो मुख्य परीक्षा का हमारा पैटर्न है वो क्या रहेगा आपका, ये
लेखन बेस पर रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, लिखना है। और जो लिखने वाला पोर्शन है वो 100 नंबर का है, 100 अंक का है। ठीक, इसी में आपका क्या है, 60 नंबर का हिंदी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वाला जुड़ जाएगा। तो मेंस में टोटल जो हिंदी का स्कोरिंग है वो कितना है, 160। 400 में 160 केवल हिंदी का है, और उसमें से 60 नंबर तो बिल्कुल गणितीय है। अगर 28-27 आप कर ले गए, 55 प्लस यहां भी पहुंचना है। टारगेट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, 55 प्लस का रहेगा। तो 55 प्लस तक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जूझना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। कुछ दिन आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, चीजों को समझिए, जिस चीज के लिए आए हैं उसको अपनाइए, तब जाके कहीं पर जीवन सुधरेगा और सिलेक्शन होगा। ऐसे बैठे बैठे केवल कहने से कि हम तैयारी कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, ऐसे करने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो चीजें आपको करनी रहेंगी। तो जो हमारा 100 नंबर का मुख्य परीक्षा का है उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है आपका, उसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट में, एक चार्ट के माध्यम से। ये मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को उसको करना है। पहला जो पोर्शन रहेगा आरओ एआरओ का, वो प्रश्न रहेगा आपका गद्यांश का। कौन सा प्रश्न रहेगा आपका, गद्यांश का रहेगा। और गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो टोटल कितने अंक के होंगे, 21 नंबर के होंगे। और गद्यांश से आने वाले प्रश्नों की जब बात करें हम, तो एक प्रश्न इसमें होगा आपका शीर्षक का, दूसरा प्रश्न होगा आपका सारांश का, और तीसरा प्रश्न होगा आपका रेखांकित की व्याख्या। रेखांकित की क्या करनी रहेगी, आपको व्याख्या करनी रहेगी। अब इन तीनों पोर्शनों को मिलाकर टोटल कितना रहेगा आपका अंक, 21 नंबर का टोटल अंक रहेगा। अब ये जो गद्यांश आपसे पूछा जाएगा ये क्या रहेगा, आपका अपठित गद्यांश रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में कहीं से वो कह देगा कि हाँ इतिहास से पूछ लिया, ऐसा नहीं रहेगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे बाहर का रहेगा। हाँ, संभव है कि कोई लिटरेचर ज्यादा पढ़ा हो, लिटरेचर का अध्ययन उसने काफी किया हो, तो हो सकता है कभी कोई गद्यांश उसको पढ़ा हुआ मिल जाए, लेकिन ये ज्यादातर क्या रहते हैं, ये अपठित गद्यांश रहते हैं। अब आयोग की मंशा क्या है इसको पूछने की, कि आयोग आपसे जानना क्या चाह रहा है। वो कुछ चीजें इसके माध्यम से देखना चाह रहा है कि आप जिस प्रक्रिया से गुजर के आप एक अधिकारी के पद पर जा रहे हैं, वहां पर तमाम प्रकार की समस्याएं, अलग अलग समस्याएं प्रत्येक दिन आपके समझ आएंगी। तो उन समस्याओं का समाधान क्या है, कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं किताब में उसको पढ़ा है या किताब में कहीं लिखा, उसको डायरी से खोला, पेज खोला और देख लिया, अच्छा ये समस्या है, इसका समाधान इस तरह से होगा, तो वो समस्या आप समाधान इस तरह से कर लेंगे। नई नई चुनौतियों का सामना आपको अपने बुद्धि और विवेक के बल पर करना रहेगा। तो इस चीज के लिए आयोग ये देखना चाहता है कि आपके अंदर तर्क की क्षमता क्या है, आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता क्या है, किस तरीके से आप किसी टॉपिक को विश्लेषित कर पाते हैं, आपके अंदर निर्णय क्षमता कैसी है, किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को आप किसी मुद्दे पर किसी विषय पर आप डिसीजन, आपका मेकिंग किस तरह से है, डिसीजन निर्णय की क्षमता क्या है, समास और व्यास शैली का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हमको क्या करनी, आयोग हमसे देखना चाह रहा है कि आप कितने तार्किक हैं। आपको अगर कोई नई समस्या आ रही है तो उस पर आप तर्क किस प्रकार से करेंगे, आप उसका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बताए ना कि पढ़ी पढ़ाई चीजें नहीं मिलेंगी आपको, या आप किसी से पूछ लिए कि अच्छा ये आइए कैसे करना है, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए। तो आपकी तर्क क्षमता, आपका विश्लेषण पावर, आपकी निर्णय क्षमता, समास व्यास शैली का प्रयोग, ठीक, केंद्रीय विषय की पहचान, केंद्रीय विषय की पहचान,
कोई टॉपिक दे दिया गया, बहुत सारी उसमें चीजें हौच पौच करके दे गए, उसका सेंट्रल आइडिया, उसका सेंट्रल थीम क्या होगा, उसका मुख्य भाव क्या होगा, उसका केंद्रीय विषय क्या होगा। समस्याएं बहुत सारी आएंगी, कोई समस्या ऐसी आएगी जो बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, केंद्रीय विषय क्या है, केंद्रीय कारण क्या निहित है, वो जब तक आपके अंदर ये सारी क्वालिटी नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए वो क्या कर रहा है आयोग, आपसे सारांश से संबंधित इन प्रश्नों को वो करा रहा है। तो हम लोग जब इस टॉपिक को करेंगे तो हम अपने अंदर एक डेवलपमेंट लेके आएंगे, एक अपने अंदर विकास करेंगे इन चीजों को लेकर कि हम शीर्षक कैसे निकालेंगे, सारांश किस प्रकार से लिखेंगे, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कैसे करेंगे कि 21 नंबर में हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। बच्चे मार्कशीट जब आती है तो परेशान होकर आते हैं कि सर 100 नंबर में केवल हिंदी में 60 नंबर मिला, केवल 62 नंबर मिला, केवल 65 नंबर मिला। उसका रीजन है क्योंकि वो हिंदी पर काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम शुरू से उसको पढ़ते आए हैं, उसको जीते आए हैं, तो हमको हिंदी आती है। यहीं पर वो कमी करते हैं क्योंकि जो हिंदी उनको आती है वो उस आयोग का काम नहीं आएगा, वो आयोग की परीक्षा में उससे आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता जो है जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तार्किक क्षमता आपके अंदर नहीं आएगी, विश्लेषण क्षमता आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक काम नहीं बनेगा। तो हम लोग जब गद्यांश करेंगे तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किसी विषय पर आप तर्क कैसे कर सकते हैं, उसमें किस तरह से उसके केंद्रीय विषय की पहचान कर सकते हैं, आपके डिसीजन किस प्रकार से लेंगे, किसी विषय पर क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें। दूसरा जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आरओ का, वो है क्या? पत्र लेखन का। अब पत्र लेखन का टॉपिक ऐसा है कि ये गणितीय अंक आपको प्रदान करेगा। जितने भी पत्र आपको पढ़ने हैं वो क्या करेगा, आपको एक जो इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न होगा पत्र से रिलेटेड, वो क्या होगा आपका? पत्र का सारणी रूप। तो ये सारणी रूप अकेले ही क्या होगा? ये 15 नंबर का होगा। और इसको करना कुछ नहीं, एक पेज में आपको चार्ट बनाना है, लेटर दिया रहेगा प्रश्न पत्र में ही, उसी से उठा के आपको कुछ चीजें फिल करनी रहेंगी अपने चार्ट में। ये भी नहीं कि आपको याद करके कुछ जाना है, करने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये 15 नंबर आपको क्या है, 12-13 नंबर दिलाएगा। उसके अलावा जो अन्य पत्र हैं वो क्या है, 24 नंबर के हैं। ये टोटल कितना हो जाता है आपका? लगभग 40 नंबर हो जाता है। और ये गणितीय पूरा अंक है, ऐसा नहीं कि जो है इसको आप किसी तरीके से जो है करके या फिर उसको रट के ले जाएं। या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर, खासकर जो हमारे यहाँ का चलन है उत्तर प्रदेश में कि हम सर माइक्रो करा के ले जाएंगे तो नकल कर लेंगे। तो नकल नहीं, नकल में भी अकल लगती है, अकल यहाँ लगाइए, नकल में नहीं। क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया, लेटर क्या है, समझने वाली चीज है। जैसे मैथ होता है वो समझ गए अगर किस प्रकार से उसमें सूत्र लग रहे हैं, क्या नियम फॉलो हो रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा रहा है, वैसे ही आपको लेटर में करना है। तो लेटर में जो भी पत्र आपको पढ़ने हैं वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लें। पहला पत्र जो आपको पढ़ना है वो है शासकीय पत्र, दूसरा है अर्धशासकीय पत्र, तीसरा पत्र है आपका परिपत्र, चौथा है अनुस्मारक, पांचवा जो है कार्यालय आदेश है, अगला जो है कार्यालय ज्ञाप है, फिर उसके बाद आपकी विज्ञप्ति या इसी को अधिसूचना भी कहा जाता है, ये पढ़ना है आपको। अगला जो है वो टिप्पणी पढ़नी है, फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना है क्या है, प्रतिवेदन पढ़ना है। इतने लेटर आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि ये लेटर हमको याद नहीं करने, हमको समझना है। अब प्रश्न जो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, गद्यांश से संबंधित, उनमें जब आप देखेंगे
तो उसमें प्रश्नों की प्रकृति अलग अलग रहेगी। जैसे पहला तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसी पत्र की परिभाषा, किसी पत्र की विशेषता, ठीक, परिभाषा हो गई, विशेषता हो गई, महत्व हो गया, उसका प्रारूप हो गया और उसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा किन्हीं दो पत्रों का अंतर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये पत्र से रिलेटेड आपसे पूछी जाएंगी कि दो पत्रों का अंतर बता दीजिए। किसी पत्र का प्रारूप पूछ लिया कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उसका एक प्रारूप बनाइए। शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उसका एक लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उसके महत्व को रेखांकित करते हुए उसका एक प्रारूप प्रस्तुत करिए। ठीक है, शासकीय और शासकीय का अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों का प्रारूप बनाइए। तो प्रश्नों की प्रकृति अलग अलग है, पूछे इसी में से जाएंगे। तो हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि परिभाषा हमको समझनी है, उसकी विशेषता हमको समझनी है कि किसी पत्र के क्या क्या अंग हैं, उनकी विशेषता कैसी है, इतने सारे पत्रों का व्यवहार हमको क्यों करना पड़ रहा है, शासन में क्यों ऐसा नहीं किया गया कि एक ही पत्र के माध्यम से सारी चीजें हमारी सिमट जाती, लेकिन आज हम अलग अलग पत्रों का व्यवहार कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है ये हम लोग देखेंगे। संचालन उनका किस प्रकार से हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। किस प्रकार की विषय वस्तु किस पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाएगी उसको हम लोग देखेंगे। पत्रों का प्रारूप जब आप कर लेंगे तब आपको पत्र लेखन में समस्या नहीं आएगी। पत्रों का प्रारूप आपको अभ्यास करना है घर पे, जो यहाँ बताया जाएगा, जो यहाँ पर कराया जाएगा, जो प्रारूप आपको समझाया जाएगा, बनवाया जाएगा, तो आपको घर पे बना के प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में जब बैठ जाएगा तो ये लेटर आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। जो आज आप भय खा रहे हैं कि लेटर में नंबर नहीं मिल रहा है या लेटर कैसे करना है, वो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। किताबों पर आप जाएंगे तो विभिन्न किताबों में अलग अलग तरीके का पैटर्न दिया गया है, अलग अलग तरीके से उसको समझाया गया है, उस पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा वो लोक सेवा आयोग जिस फॉर्मेट पर काम कर रहा है, जिस माध्यम पर काम कर रहा है, उस माध्यम पर, उस फॉर्मेट पर, उस प्रारूप पर आपको बताया जाएगा, जिससे जब आपकी कॉपी चेक हो तो किसी भी नंबर के कटने की संभावना कम से कम रहे। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप गलती किस स्तर पर कर सकते हैं, प्रारूप गलत बना दें, वर्तनी आप गलत लिख के आ जाएं, वाक्य विन्यास आप गलत लिख के आ जाएं, तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो क्या होगा कि वो चीजें आपके लिए कष्टदायी होंगी और आपका नंबर कट जाएगा। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा, जो इसके पत्र लेखन के अतिरिक्त जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन रहेगा, वो आपका रहेगा पारिभाषिक शब्दावलियों का। ठीक, पारिभाषिक शब्दावली का मतलब जो शासन प्रशासन में जो शब्द यूज होते हैं उनकी, उन शब्दावलियों से प्रश्न रहेगा। और ये टोटल कितना रहेगा, 20 नंबर का आपका ये भी रहेगा। और इसमें आपको 2 खंड पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका क्या रहेगा, हिंदी से अंग्रेजी करना होगा आपको। कितने शब्दों का, 5 शब्द। ठीक, प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। और खा वाला जो रहेगा पोर्शन, उसमें आपको क्या करना है, अंग्रेजी से हिंदी करना है। ये भी आपका रहेगा 5 शब्द। तो ये 5 शब्द जो रहेंगे ये 10-10, एक शब्द क्या रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। तो इसके लिए आपको लिखकर अभ्यास करना पड़ेगा। मैटर जो होगा वो स्टडी IQ IS की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और उसका लिख लिख के अभ्यास करना है। कहीं पर कोई वर्तनी ना गलत होने पाए। पता लगे आपको उसका हिंदी पता है लेकिन आपको वर्तनी गलत करके आ गए, तब भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको उसकी इंग्लिश पता है, उसका अंग्रेजी प्रारूप आपको पता है, अंग्रेजी रूप आपको पता है, लेकिन आप स्पेलिंग मिस्टेक करके आ गए हैं, तब भी आपका नंबर कट जाएगा। तो पता होकर भी अपना नुकसान नहीं करना है, हमको उसका अभ्यास करके करना है।
उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तभी काम होगा। ठीक है, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये हमारी जो बुद्धि है ना, ये कुछ ग्रहण नहीं करती, उसको बराबर घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, प्राचीन काल में जो कहावत कही गई है कि रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। ठीक है, तो जहां पर वो रस्सी क्या है, सिल कठोर चीज है, लेकिन उस पर रस्सी जब आगे पीछे होती है तो उस पर निशान पड़ जाता है किसका, रस्सी का, रस्सी नहीं कटती है। तो उसी प्रकार से जो है हमको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका लोकोक्ति और मुहावरे का। क्या रहेगा, लोकोक्ति व मुहावरा। ठीक है, ये भी कितना नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। 5 लोकोक्ति और मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे। अब लोकोक्ति मुहावरे में हम लोग करेंगे क्या, इसमें चूंकि जो गलतियां आप करते हैं 10 नंबर का है, अमूमन बच्चा इसमें क्या पाता है, 4 से 5 नंबर। इस नंबर रेशियो से हमारा काम नहीं बनेगा जब तक हम 7 से 8 तक ना पहुंचे, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। और 7 से 8 पहुंचने के लिए जो प्रयोग का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। आप अभी तक वो घिसे पिटे तरीके जो प्रयोग करते आ रहे थे उनको छोड़कर आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जोड़ना पड़ेगा, इतिहास से आपको अपना मुद्दा उठाना पड़ेगा, समाज से मुद्दा उठाना पड़ेगा। वहां से आप जुड़ के जब किसी विषय वस्तु को आप मुहावरे लोकोक्ति में समाहित करेंगे तब जाके उस पर अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम एक सारगर्भित शब्दावली से युक्त जो है मुहावरों का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से हमको करना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे कि हमारा 10 में से 7 से 8 नंबर हमको मिले। और ये 7 से 8 नंबर लेने के लिए 2 चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज तो उसका प्रयोग आपका अच्छा हो, प्रयोग के साथ साथ अर्थ। तो ये आपको प्रयोग पर और उसके अर्थ पर काम करना होगा। दूसरा चीज जो है वो है शुद्धता। शुद्धता का सेंस यहां पर क्या है, वर्तनी और वाक्य विन्यास। आप वाक्य बना रहे हैं, अटपटा सा बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, एग्जामिनर को नंबर नहीं देगा। आप वाक्य सरल बनाइए लेकिन उसकी विषय वस्तु, उसके भाव विचार क्या हो, वो सटीक हो, ठोस हो। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे उसको समस्या आए। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सरल शब्दों का, प्रांजल शब्दों का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है ना। और बहुत ज्यादा देहाती भाषा का भी शब्द का प्रयोग नहीं प्रयोग कर देना कि वो भी उसकी समझ में ना आए। तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग से हमको बचना है, तब जाके लोकोक्ति मुहावरे में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एक नंबर क्या है, एक बूंद से घड़ा भरता है। एक नंबर जब हम ज्यादा गेन करेंगे तब जाके हमारा वो क्या पहुंचेगा, 75 नंबर, 100 में 75, 77 नंबर तक हम आसानी से 80 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके लिए बस क्या करना होगा, अपना फुल एफर्ट लगाना होगा, पूर्ण मेहनत करनी होगी। और बार बार मैं शुद्धता पर इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि शुद्धता अगर नहीं रहेगी तो हिंदी में नंबर आपको नहीं मिलेगा। 2 चीजों पर आपको लेखन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रस्तुतिकरण और शुद्धता में। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए और उसमें शुद्धता जो है अनिवार्य रूप से समाहित होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपका गड़बड़ रहेगा, प्रस्तुतिकरण आपका खराब रहेगा, फर्स्ट लुक आपका खराब रहेगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आया ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेंस का हिंदी का, वो क्या रहेगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर से जो है ये 5 प्रश्न कभी कभी रहते हैं, कभी कभी 2 प्रश्न रहते हैं। टोटल जो रहेगा ये आपका 10 नंबर का ही रहेगा। 5 प्रश्न अगर देगा तो ये क्या करेगा, 2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेगा। और अगर 2 नंबर का वो 2 प्रश्न देता है तो 5 नंबर का क्या होगा, वो बड़ा प्रश्न पूछ लेगा। दोनों तरीके के प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, वो सारी चीजें देख लेंगे। तो इस पर भी आपको काम करना होगा कि छोटे छोटे प्रश्न, बेसिक जानकारी, ये भी नहीं कि आपको कंप्यूटर में महारत हासिल करनी हो तब जाके आप लिख पाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी क्या है, अस्थायी मेमोरी क्या है, जो है इंटरनेट का उपयोग क्या है, कैसे करते हैं, फेसबुक, तमाम चीजें, जितनी भी चीजें आज आप कर रहे हैं उसी के बारे में वो जानकारी चाह रहा है।
उसके बारे में भी अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप तो क्या मतलब है। आप मोबाइल दिन भर चला रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम आप चला रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से भी अगर ठीक ठाक आप लिख जाते हैं तो यहाँ भी अच्छा नंबर आप गेन कर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हिंदी का संपूर्ण सिलेबस है उस पर अगर हम लोग एक बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आप हिंदी पर विशेष ध्यान देना होगा और उससे ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। क्योंकि 60 नंबर का उधर जब तक आप 55 प्लस वहां नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आप जीएस में 80-90 कर लीजिए, लेकिन अगर 55 प्लस वहां नहीं आ रहे हैं तो आप लगभग अपना सिलेक्शन बाहर समझिए। मेंस में जीएस तो केवल 120 नंबर का ही मेंस में रहेगा ना, बाकी आपका जो 2 पोर्शन बच रहा है हिंदी का और एसए का, यही दोनों तो कवर करेंगे ना आपके 280 नंबर, 100 जिसमें से 160 तो केवल हिंदी का है। तो हिंदी ज्यादा स्कोरिंग है। 60 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। थोड़ा सा मेहनत कर ले जाएंगे तो उस पर आप अच्छे से कमांड बना पाएंगे। सिलेबस जिस तरह से डिजाइन किया है आयोग ने उसी डिजाइन पर, उसी पैटर्न पर आपको काम करना होगा। हिंदी में ये नहीं कि आप कुछ 6 टॉपिक के अलावा जाइए बाहर से भी कुछ पढ़िए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो 6 टॉपिक ही आपको कवर करने हैं। अब वो 6 टॉपिक अगर एक साथ कवर कर लेंगे तो प्री का भी काम हो जाएगा, मेंस का भी काम हो जाएगा। गद्यांश कैसे करना है, पत्र लेखन करना है, उसमें डिटेल कक्षाएं होंगी हमारी, जिस पर जो है हम बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे उसका, बराबर हम लोग उसका अभ्यास भी करते चलेंगे, जिससे किसी भी स्तर पर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्रम में हम अपने कक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को एनालिसिस करते हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।